जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर जो है इसके पिछले क्लास में चले थे और उसमें जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट किए थे 10th क्लास हिस्ट्री को। और उसमें हम लोग देखे थे कि समाजवाद के बारे में देखे थे। आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी सेशन को आगे क्लास लेते हुए अब हम लोग समझते हैं आज के क्लास में। ध्यान दीजिएगा कि आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट सुनने को मिलेगा। जैसे आप सुनते होंगे कि सर्वहारा वर्ग क्या है और बुर्जुआ वर्ग क्या है, तो इस पर हम लोग डिटेल से चलेंगे। यहाँ पर पहला आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप जानते हैं ना कि सबसे पहले अगर बात किया जाएगा तो पहले के यानी कि पूर्व की समाज कैसी थी, पूर्व की समाज कैसी थी। यहाँ पे जो आज हम लोग क्लास को ले चल रहे हैं इसका नाम है यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद। अब चूंकि अब यहाँ पर देखिएगा तो अगर हम लोग पहला चैप्टर को जब देखे थे तो वहां पर क्या यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब ये यूरोप में क्यों? क्योंकि अब यूरोप में भी सबसे पहले राष्ट्रवाद पुनर्जागरण काल में हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ है कि नहीं। तो वैसे ही जब हम लोग समाजवाद को पढ़ रहे हैं तो इसकी शुरुआत भी कहाँ पे हुई? यूरोप में ही हुई। और यूरोप कहने का मतलब यूरोप महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। जैसे कि महादेश तो 7 है। पहला आप जानते हैं एशिया, है कि नहीं, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये महादेश है, 7 महादेश है। तो हम लोग जो पहला चैप्टर चले थे उसका नाम क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी जो चल रहे हैं इस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्राज्यवाद। समाजवाद एवं साम्राज्यवाद। तो अब हम लोग यहाँ पर समाजवाद के बारे में डिस्कस करेंगे कि समाजवाद। तो वहीं हम आपको बता रहे हैं कि यूरोप में समाजवाद, यूरोप में समाजवाद, यूरोप में समाजवाद। तो यूरोप में समाजवाद, इस पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है समाजवाद। देखिए कई लोगों को जो है ये सब सेक्शन मजबूत ही नहीं होता है। अब जैसे आर्ट्स वाला सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, आप जो है यदि 9th 10th में यानी कि अभी 10th क्लास में है और यहाँ से आर्ट्स वाला पोर्शन को मजबूत नहीं कीजिएगा तो फिर यही होगा कि फिर आगे जा कर के पीछे आना। फिर जब आगे जाइएगा किसी कंपटीशन में बैठिएगा तो फिर वहाँ पर जो है आपको 6 ले करके 6, 7, 8, 9, 10th ये सभी का जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब, और इकोनॉमिक्स तो मतलब नीचे क्लास में नहीं होता, 9th 10th में होता है। तो ये आपको जो है आर्ट्स वाला जो जीएस वाला पोर्शन है ना, बहुत ज़्यादा जो है आपको मजबूती के साथ पढ़ाई करना होगा। तो उसी आनंद के साथ आपको ये गर्वान्वित है कि आप जो है ऐसे क्लास का आनंद ले रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप जो है हम लोगों से यहाँ पर जो है इस प्रकार की जो है क्लास का जो आप आनंद ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी आपकी सोच है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है समाजवाद। समाजवाद से एक मन में आता है कि भाई समाज है कि नहीं। कई लोगों को लगता है ना कि समाज ही क्लियर नहीं होता है, तो फिर उनको समाजवाद, जैसे जाति ही क्लियर नहीं होगा तो फिर जाति से जातिवाद कैसे समझिएगा। हर एक बातों को जो है समझते हुए चलना है। अरे जाति से ही ना जातिवाद है, राष्ट्र से ही ना राष्ट्रवाद है, तो फिर समाज से समाजवाद। बस वाद वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाद वाला जो आप देख रहे हैं, वाद का मिलना, ये बहुत ही ज्यादा गहरा जो है ज्ञान यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बहुत गहराई के साथ यहाँ पर चलना है कि वाद जहां पर लग गया तो समझिए सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि समाजवाद से पहले आपको समाज समझना है। तो मन में एक सवाल आता है कि भाई पूर्व का जो समाज था, पूर्व का समाज कहने का मतलब है कि पहले का समाज कैसा था। अरे लगता है ना कि हाँ पहले का समाज कैसा था। तो पहले का जो समाज था ना, या तो वो श्रेणी में बटा होता था या फिर वह स्टेट में बटा होता था। पहले का जो समाज था या तो श्रेणी में बटा होता था या तो स्टेट में बटा होता था। किसमें किसमें?
देखिए बहुत ही मजा के साथ हम चल रहे हैं, समझ गए ना। आपको थोड़ा भी विचलित नहीं होना है, एक एक बात को पूरे डायग्राम के साथ हर एक प्रकार की बातों को आपको पचाते हुए चलना है। इस क्लास से आपको इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि बेकार में बिना मतलब में समय की बर्बादी इधर उधर भटकने से बेहतर है कि जो सिस्टमेटिक वे से जो सुबह में 6 बजे से क्लास चल रहा है, इस क्लास का आप आनंद लीजिए, इस क्लास का आनंद लीजिए। आप जब एनसीईआरटी का लाइन को पकड़ेंगे तो वहां पर पेज पलटते ही मिलेगा समाज, पूर्व का समाज, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो आप समाजवाद देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का वही जो आपके बिहार बोर्ड का जो बीटीबीसी का बुक है, यानी कि इतिहास का जो बुक है, तो वैसे गहराई के साथ जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब जो है हमारा सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो यही तो हम चाहते हैं कि आप जो है गहराई के साथ पढ़ाई करें, एक आनंद के साथ पढ़ाई करें। अब समाज, पूर्व के समाज के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके मन में आना चाहिए, अच्छा पूर्व के समाज हम समझ गए, या तो वो श्रेणी में बटा होता था, या तो वो श्रेणी में बटा होता था, या फिर वह स्टेट में बटा होता था, स्टेट में बटा होता था। जैसे आपको मालूम है कि पहले का समाज जो है या तो श्रेणी में बटा होता था या फिर वह जो है स्टेट में बटा होता था। आपको याद होगा कि जब हम लोग बात किए थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो वहां पे आपको याद होगा कि वहां पर जो थे तीन स्टेट थे। पहला जो था प्रथम स्टेट था, दूसरा जो था वह क्या था, द्वितीय स्टेट, और तीसरा जो था वह तृतीय स्टेट। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्टेट की चर्चा हो रही है, और स्टेट में प्रथम स्टेट में पोप आते थे, पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे, तृतीय में गरीब, मजदूर, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ये सभी जो है तृतीय स्टेट में आते थे। तो यही आप फ्रांसीसी क्रांति के लिए हम बता रहे हैं। जब आपको वहां पर फ्रांसीसी क्रांति हम लोग देख रहे थे तो ये आपको पता होगा। तो पूर्व के समाज या तो श्रेणी में बटे होते थे या फिर वह स्टेट में बटे होते थे। यहाँ से आपको एक बहुत ही गहरा ध्यान देना है कि देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ईसाई धर्म, पहले जो है सबसे ज्यादा जो है यूरोप में अगर बात करेंगे तो ईसाई धर्म जो लोग थे वह ज्यादातर ईसाई धर्म से संबंधित थे, ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग थे, ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग थे। बताइए यूरोप में समाजवाद, समाजवाद से याद रखना है, समाज की हम लोग बात करेंगे तब जो है समाजवाद। तो पहले का समाज जो है दो भागों में बटा हुआ था, यानी कि पहले का समाज जो है या तो ये श्रेणी में बटा होता था या फिर जो है स्टेट में बटा होता था, स्टेट में बटा होता था। ठीक है, पहले दो ही वर्ग थे, तीसरा वर्ग करके कोई मध्यम वर्ग करके कुछ नहीं है, पहले दो ही वर्ग थे। पहला जो था या तो बहुत ज्यादा जो अमीर थे एक उनका वर्ग था, या फिर बहुत ज्यादा जो गरीब थे एक वह उनका वर्ग था। तो दो ही वर्ग था, बहुत अमीर या तो बहुत गरीब। जो बीच वाला थे, जो बीच वाले थे यानी कि मध्यम वर्ग, वो मध्यम वर्ग करके ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ईसाई धर्म से संबंधित, ईसाई धर्म से संबंधित लोग थे, यानी कि ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग थे। अब यही अगर हम लोग बात करें, राजा जो होते थे ना, पहले जो राजा होते थे वह निरंकुश होते थे। राजा जो होते थे यानी कि राजतंत्र की जब हम लोग बात करेंगे, राजतंत्र की बात करेंगे, तो जो राजा होते थे ना, जो राजा होते थे वह जो है निरंकुश होते थे, निरंकुश, ठीक है ना। उन पर आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं। अंकुश कहने का सेंस है कि वह जो भी फैसला करेंगे उनके फैसला पर आप अपना दबाव नहीं बना सकते थे। अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और पिताजी के नज़र में वह गलत है, किसी घर के गार्जियन के नज़र में वह गलत है, तो वह तुरंत आपको टोकेंगे, रोकेंगे कि वह ऐसा नहीं करना है। तो आप भी कहिएगा ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या कर दिया, आप जो करने वाले थे उनको लगा कि गलत है, तो उन्होंने आपके द्वारा जो किया जाने वाला काम था
जो कि सही नहीं था, उस पर आपके गार्जियन के द्वारा अंकुश लगा दिया गया, अंकुश लगा दिया गया। यानी कि निरंकुश का सेंस आप समझ गए होंगे कि इन पर जो है कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। ये जो फैसला कर देंगे बस उसको कोई नहीं टाल सकता है, मानना पड़ेगा चाहे जो भी फैसला करे, या तो ये सही फैसला करे या फिर ये गलत फैसला करे। ये जो फैसला कर देंगे उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो राजा ये निरंकुश होते थे, ठीक है, इन पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। देखिए औद्योगिक क्रांति की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, यहाँ पर ये औद्योगिक लिखे हैं, औद्योगिक क्रांति। तो ये भी सवाल है कि औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यूरोप महादेश में ही हुआ, यूरोप महादेश में ही हुआ। और यूरोप महादेश का एक देश है इंग्लैंड, वहीं पर जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है इंग्लैंड में हुई। अब औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से यही हुआ कि जो पहले श्रम यानी कि मजदूर जो है अपने शरीर से मेहनत करके किसी चीज का उत्पादन करते थे, यानी कि श्रम के स्थान पर, मजदूरों के श्रम के स्थान पर अब वहाँ पर जो है मशीनों का प्रयोग होने लगा। यानी मशीनों के द्वारा जो है वस्तुएं बनाई जाने लगी, वस्तुएं बनाई जाने लगी। यानी जो पहले काम मजदूर करते थे तो मजदूरों के जगह पर जो है मशीनें काम कर रही है। जो मजदूर पहले काफ़ी जो है मेहनत करने के बाद कम वस्तुओं का उत्पादन करते थे, अब मशीनों के आने से जो है बहुत तेजी के साथ जो है वस्तुएं बन रही है। तो ये है औद्योगिक क्रांति। लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस औद्योगिक क्रांति के लिए मतलब कि वहाँ पर मजदूर भी होते थे। जो मजदूर थे ना, जो मजदूर थे, जिस काम को मजदूर करते थे, जिस काम को मजदूर करते थे, अब उसी काम को जो है मशीनों, औद्योगिक क्रांति के आने के कारण जो है अब वे कामें जो है मशीनें कर रही है। जो मजदूर थे, इसका परिणाम क्या हुआ वही हम बता रहे हैं। जो मजदूर थे ना, अब वही मजदूर या तो कृषक मजदूर बन गए, या तो कृषक मजदूर बन गए, या फिर ये जो आप देखिएगा तो श्रमिक मजदूर बन गए, या तो ये कृषक मजदूर बन गए या फिर ये फैक्ट्री मजदूर बन गए। क्या बन गया? फैक्ट्री मजदूर। अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर देखिएगा तो इनकी स्थिति में चेंजिंग आएगी। लेकिन जो मालिक होते थे, जो मालिक होते थे वह जो है मजदूरों से बहुत ज़्यादा श्रम कराते थे। अब आप ही बताइए, कभी आप ऐसे खेत से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि अभी की अगर हम लोग समय की बात करें तो अभी गेहूँ यानी कि गेहूँ, ठीक है ना, मतलब गेहूँ की जो है मतलब कि दमाई की जा रही है, यानी कि मशीनों के द्वारा जो है गेहूँ को दाया जा रहा है। तो एक बात बताइए, मशीन जो लगे हुए हैं, जब वो मशीन चलता है तो लोग उसके लिए उसके साथ साथ कितना तेजी से काम करते हैं कि नहीं? थोड़ा भी देखेंगे कि हाँ डोंगा खाली हो गया। आप जो है गांव से होंगे तो हमारे बातों को जो है अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि मशीन के साथ काम करने में कितना तेजी के साथ करना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी का जो है गेहूं दाना है खेत में, तो उसमें 4-5 लोग होंगे और मशीन के द्वारा, हड़ामा के द्वारा दावा जाता है। तो अब उसमें क्या होगा ना कि मशीन के साथ काम करना है, क्योंकि मशीन जो है एकदम मशीनरी चीज़ है। तो वहाँ पर जितना तेजी से चलेगा उतना ही तेजी से जो है जो 4-5 लोग रहेंगे उनको उतना ही तेजी से काम करना पड़ेगा, उतना ही तेजी से काम करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो वही हम आपको बता रहे हैं कि जब मशीनें नहीं थी तो मजदूर ही काम करते थे, अपना श्रम लगाते थे और उसके श्रम से यानी मजदूरों के श्रम से जो है वस्तुएं उत्पादित की जाती थी। अब जब मशीनें आ गई तो सिंपल सा बात है कि कम समय में ज़्यादा वस्तुएं उत्पादित होगी, है कि नहीं? औद्योगिक क्रांति आ गया, है कि नहीं? मशीनों के आने से औद्योगिक क्रांति आ गया। तो जो मजदूर थे वह मजदूर जो है कृषक मजदूर बन गए, या फिर वह मजदूर जो है फैक्ट्री मजदूर बन गए, फैक्ट्री मजदूर बन गए, ठीक है, फैक्ट्री मजदूर बन गए।
अब हुआ क्या कि मालिक जो था ना, इन मजदूरों से बहुत ज़्यादा जो है श्रम लेता था, बहुत ज़्यादा जो है श्रम का काम लेता था, बहुत ज़्यादा लेता था। यानी कि मजदूर जो है अब अधिक श्रम करने लगे। अब जब अधिक श्रम करने लगे ना, तो मालिक को बहुत ज़्यादा लाभ होने लगा, मालिक को बहुत ज़्यादा लाभ होने लगा। अब इससे जो है मालिक को जब ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, तो धीरे धीरे जो है अब पूंजीवाद का विकास हो गया, पूंजीवाद की उत्पत्ति हो गई। अब यहीं से पूंजीवाद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे कि जो औद्योगिक मजदूर थे ना, अब धीरे धीरे जो है अपने परिवार को वो शिक्षित कर रहे हैं। अभी आपको हम बताएं, पहले दो ही वर्ग, या तो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, एक ये हो गए, और दूसरे जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होते थे। मध्यम वर्ग करके कोई वर्ग नहीं है, मध्यम वर्ग कोई करके कोई वर्ग नहीं है, मध्यम करके कोई वर्ग नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा अमीर है, या तो बहुत ज़्यादा गरीब है कि नहीं? लेकिन मध्यम वर्ग करके कोई वर्ग नहीं है, मध्यम करके कोई वर्ग नहीं है। जब आपको हम बताएं कि जब औद्योगिक क्रांति के आने से मजदूरों का स्थान जो है अब मशीनें, यानी जहाँ पे मजदूर काम करते थे अब उनके जगह पर मशीनों को लगा दिया गया। तो बहुत तेजी से और बहुत कम समय में जो है बहुत ज़्यादा वस्तुएं उत्पादित होने लगी। मजदूर भी उनके साथ जो है मिलकर के काम करते थे। तो इससे क्या हुआ कि मालिक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे, मालिक को बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होने लगी, और यही लाभ की प्राप्ति धीरे धीरे पूंजीवाद का उत्पत्ति हो गया, यहीं से पूंजीवाद का उत्पत्ति हो गया। एक बात आपको ध्यान देना है, जो औद्योगिक मजदूर थे, उससे पहले एक और आपको बात याद होना चाहिए कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ ना, तो जो पद्धति घर की घरेलू पद्धति थी, यानी कि घरेलू पद्धति के माध्यम से किसी वस्तु को उत्पादित किया जाता था, वही अब घरेलू पद्धति जो है धीरे धीरे जो है कारखाना पद्धति का रूप ले लिया, कारखाना पद्धति का रूप ले लिया। यानी जो वस्तुएं घर में यानी घर के अंदर तैयार की जाती थी, अब जो है वह कारखाना के अंदर जो है, अब मशीन को किसी छोटे घर में लगाइएगा, नहीं लगाइएगा। सोचिएगा कि मशीन है, अब चक्की जहाँ पे होता है जैसे आटा वगैरह पीसने का, तो देखते हैं पट्टा रहता है, 2-3 मशीन उसमें रहते हैं, है कि नहीं? तो वैसा ही जब ज़्यादा आपको वस्तुएं उत्पादित करना है किसी कंपनी में, तो जो बड़ी बड़ी मशीनें रखी जाएंगी तो किसी न किसी कारखाना के अंतर्गत रखी जाएंगी, है कि नहीं? अब छोटा घर में कितना मशीन रखिएगा। तो जो पहले औद्योगिक क्रांति से पहले जो घरेलू पद्धति थी वस्तुओं को उत्पादित करने की, अब वह जो है घरेलू पद्धति कारखाना पद्धति में बदल गया, यानी उसका रूप जो है कारखाना पद्धति ले लिया, और इससे बहुत ज़्यादा जो है मालिक को फायदा होने लगा, है कि नहीं? मतलब कि कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि ये मजदूरों से बहुत ज़्यादा जो है श्रम करा लेते थे, और इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होती थी। अब यही जो है धीरे धीरे जो है फायदा होने के कारण, मुनाफा होने के कारण पूंजीवाद का विकास हो गया, पूंजीवाद का विकास हो गया, समझ गए? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे, जो औद्योगिक मजदूर थे वह जो है अपने परिवार को धीरे धीरे पढ़ाने लगे, शिक्षित करने लगे, और शिक्षित करने से एक नया वर्ग बन करके आया। अब जो गरीब थे, पढ़े लिखे, थोड़ा उनकी स्थिति अच्छी हुई। तो अभी हम आपको बताएं कि या तो बहुत ज़्यादा अमीर थे, या तो बहुत ज़्यादा अमीर थे, है कि नहीं? या तो बहुत ज़्यादा गरीब थे, यही दो वर्ग थे। तो जब औद्योगिक मजदूर अपने परिवार को पढ़ाने लगे, शिक्षित करने लगे, तो वही जो है थोड़ा सा शिक्षित हुए तो इनकी स्थिति अच्छी हुई। तो यही धीरे धीरे जो है आप देखिएगा तो एक वर्ग का उत्पत्ति हुआ, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा गया, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा गया। यानी कि एक मध्य वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? बुर्जुआ वर्ग कहा गया। तो बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति अमीर के तरफ से नहीं है, इधर गरीब में जो शिक्षित हुए वो थोड़ा आगे आए तो उनकी स्थिति अच्छी हुई, और वह क्या कहलाए? बुर्जुआ वर्ग कहलाए। ठीक है, बुर्जुआ वर्ग कहलाए। अब ये बहुत इंटरेस्टेड है कि अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बुर्जुआ वर्ग से। आपको याद रखना है
कि एक और वर्ग आप आगे अभी अब आपको बताते हैं, एक और आगे वर्ग जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है सर्वहारा वर्ग। अब देखिए सर्वहारा वर्ग क्या है, लग रहा है ना कि देखिए क्वेश्चन भी पूछता है कि सर्वहारा वर्ग क्या है। जब 10th क्लास में आप वहाँ पर एग्जाम दीजिएगा, वैसे तो ये क्लास आप आगे कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहाँ के लिए बहुत ही फायदे की बात है, लेकिन 10th क्लास की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वहारा वर्ग क्या है, और यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा कि सर्वहारा वर्ग क्या है। सर्वहारा नाम क्या है, सर्वहारा। देखिए कितना ये शब्द शब्द की कितनी अच्छी जो है यहाँ पर चयनिकता है। सर्वहारा, सर्वहारा में देखिएगा जो मजदूर थे, है कि नहीं, जो मजदूर थे, श्रमिक थे, गरीब वर्ग के थे, इन सभी को जो है क्या कहा गया, सर्वहारा वर्ग कहा गया। सर्वहारा वर्ग कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी, इनकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी। ये जहाँ भी जाते थे इनकी स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी दयनीय है कि सब कोई इनको, यानी सभी जगह जो है सभी लोग इनको लताड़ता था, वैल्यू नहीं देता था। कसूर क्या थी कि ये गरीब थे, इनकी स्थिति दयनीय थी, पैसे नहीं थे इनके पास, तो ये जहाँ कहीं भी जाते थे इनको इज्जत के साथ बात नहीं किया जाता था। तो बेचारा क्या करेंगे, सभी जगह से हारे हुए हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाए, और इसमें मजदूर थे, श्रमिक थे, गरीब थे, है कि नहीं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, है कि नहीं, बुर्जुआ क्लास भी कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है कि बुर्जुआ क्लास क्या है, अरे तो बुर्जुआ वर्ग या बुर्जुआ क्लास एक ही है ना। हम आपको बताएं कि जो औद्योगिक मजदूर थे उन्होंने अपने परिवार को शिक्षित किया, और वह जब शिक्षित होने लगे तो उन्हीं में से एक धीरे धीरे जो है मध्यम वर्ग करके एक वर्ग उभरा जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा गया। और सर्वहारा वर्ग में मजदूर थे, श्रमिक थे, गरीब थे, ये सभी को जो है सर्वहारा वर्ग कहा गया। क्यों, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो इसीलिए जो है इनकी स्थिति दयनीय थी। ये हर एक वस्तु के लिए विवश थे। अब यहीं से आपको ध्यान देना है, समाज में लोग, समाज में यहाँ पर हम बात करेंगे कि समाज में कितने तरह के लोग हैं, उस समय कितने तरह के लोग होते थे। तो एक आपको याद रखना है जिसका नाम है यहाँ पे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी समझते हैं, यानी कि मतलब कि कंजर्वेटिव टाइप के। पहला जो थे समाज के जो लोग थे उनमें साउंड क्लियर है। कंजर्वेटिव, दूसरे जो होते थे उदारवादी होते थे, उदारवादी होते थे, और तीसरे जो होते थे रेडिकल होते थे, तीसरे जो होते थे रेडिकल होते थे। ये हो जाएंगे उदारवादी, और तीसरे जो होते थे रेडिकल, रेडिकल होते थे। तो समाज के जो लोग होते थे पहले वह 3 तरह के होते थे। एक कैसे थे, कंजर्वेटिव थे, यानी कि उनकी सोच जो थी पुरानी सोच की थी, वही रूढ़िवादी परंपरा को मानते थे, कोई बदलाव नहीं चाहते थे, वो बदलाव ही नहीं चाहते थे, समाज में कुछ बदलाव हो, है कि नहीं। दूसरे जो थे थोड़ा उदारवादी थे, थोड़ा सा परिवर्तन चाहते थे,
चाहते थे कि राजतंत्र रहे लेकिन थोड़ा सा बदलाव हो जाए, संवैधानिक राजतंत्र आ जाए, राजा जो अपने मनमानी कर रहे हैं ये थोड़ा कम हो जाए। और ये चाहते थे कंजर्वेटिव भी, नहीं राजा है जो उसका इच्छा है करे। ये लोग बदलाव नहीं चाहते थे, रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे, तो इनको जो है कंजर्वेटिव कहा गया। ठीक है। दूसरा जो थे वह उदारवादी थे, थोड़ा सा जो है परिवर्तन चाहते थे। और तीसरे रेडिकल थे, यानी कि आमूल परिवर्तनवादी। आमूल परिवर्तन या आमूल परिवर्तनवादी यानी कि ये पूरा जो है कंप्लीट चेंजिंग चाहते थे, पूरा का पूरा जो है बदलाव चाहते थे। तो अब यहाँ से आपको याद रखना है, इसे हिंदी में कहा जाएगा आमूल परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी। ठीक है। तो पहला क्या हो जाएंगे, कंजर्वेटिव्स यानी कि रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी। ठीक है। और दूसरा जो है उदारवादी। ठीक है। और तीसरा जो है रेडिकल्स यानी कि आमूल परिवर्तनवादी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो थे ये पुरानी बातों को, पुरानी परंपरा को मानते थे, थोड़ा भी बदलाव नहीं चाहते थे। उदारवादी थे कि हाँ थोड़ा सा बदलाव हो, थोड़ा परिवर्तन चाहते थे, तो उदारवादी है। रेडिकल्स ये जो है कंप्लीट ही परिवर्तन चाहते थे, ये चाहते थे कि एकदम चेंज ही हो जाए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसी में एक शब्द आपको मिलेगा समाजवाद। समाजवाद क्या है, समाजवाद क्या है, क्योंकि समाज की हम लोग चर्चा कर लिए। अरे अभी समाज की चर्चा की है ना, कि समाज, पूर्व के समाज कैसे थे, समाज में कितने प्रकार के लोग, पहला रूढ़िवादी, दूसरा उदारवादी और तीसरा आमूल परिवर्तनवादी। ठीक है। अब हम लोग जब समाज को देख लिए तो अब यहाँ पर चर्चा करेंगे कि समाजवाद है क्या। समाजवाद है क्या, ऐसा वर्ग जिसमें उत्पादन के, ऐसा वर्ग, देखिए यहाँ पर समाजवाद की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा वर्ग जिसमें उत्पादन के वितरण और साधन, उत्पादन के वितरण एवं साधन जो है यह जो है सार्वजनिक हो। क्या हो, सार्वजनिक हो। कैसा हो, सार्वजनिक हो, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, सार्वजनिक हो, यानी कि समाज के सभी व्यक्तियों के हाथ में हो। तो ऐसा वर्ग जिसमें उत्पादन की वितरण एवं साधन, उत्पादन की वितरण एवं साधन समाज के लोगों के हाथ में होता है कि नहीं, सार्वजनिक होता है, तो उसे समाजवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाजवाद कहा जाता है। चलिए, तो ये आप लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है, क्योंकि अभी आपको बताया ना कि जैसे मशीन यानी कि मजदूर, जो पहले काम मजदूर करते थे, तो उनके स्थान पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण अब जो है मशीनें लगाई जाने लगी। अब जब मशीनों का इतना तेजी से बढ़ोतरी की गई कि अब वस्तुएं बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा उत्पादित हो रहे हैं, और इससे क्या है कि मालिक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब मालिक को जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा जब प्रॉफिट हो रहे हैं, तो यही जो है, यहीं से पूंजीवाद की उत्पत्ति हो जाती है। पूंजीवाद जो है अब धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अब पूंजीवाद क्या है, ऐसा वर्ग जिसमें, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्ग जिसमें उत्पादन की वितरण और, ऐसा वर्ग जिसमें उत्पादन की वितरण एवं साधन पूंजीपतियों के वर्ग में हाथ होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है, पूंजीपति वर्ग के हाथ में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूंजीवाद। अगर एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो पूंजीवाद है। जैसे कंसेप्ट की बात करें, जैसे अमेरिका वाला,
जैसा अमेरिका वाला कंसेप्ट हो गया। अगर समाज के सभी लोगों के हाथ में होगा, सभी लोगों के लिए होगा, तो वह समाजवाद है। जैसे कि रूस है कि नहीं, रूस का कंसेप्ट हो गया। तो पूंजीवाद और समाजवाद आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि एक तरफ हम लिख देते हैं आमूल परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी, ठीक है, और एक तरफ लिख देते हैं यहाँ पर उदारवादी, ठीक है। आमूल परिवर्तनवादी और दूसरे तरफ जो है उदारवादी है, इनमें अंतर क्या है? तो देखिए, पहला अंतर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे परिवर्तनवादी यानी कि आमूल परिवर्तनवादी जो थे, जो रेडिकल लोग थे, जो रेडिकल्स थे, यानी कि कंप्लीट जो है परिवर्तन वाले जो लोग थे, वो क्या चाहते थे कि सभी धर्म को जो है एक समान दृष्टि से देखा जाए, सभी धर्म को जो है समान दृष्टि से देखते थे, समान मानते थे। ये कौन? आमूल परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल्स लोग। ये जो है सभी धर्म को जो है, सभी धर्म को जो है एक समान मानते थे। मतलब एक समान मानने का सेंस है कि सभी धर्म को जो है बराबर की दृष्टि से देखते थे। उदारवादी की बात करेंगे तो ये भी जो है सभी धर्म को जो है समान दृष्टि से देखते थे, सभी धर्म को जो है समान दृष्टि से देखते थे, कोई भेदभाव नहीं है, धर्म के मामला में कोई भेदभाव नहीं। दूसरा क्या है कि ये लोग जो है राजतंत्र चाहते थे। ये आमूल परिवर्तनवादी जो है, ये जो है राजतंत्र नहीं चाहते थे, बल्कि लोकतंत्र चाहते थे। क्या चाहते थे? कि लोकतंत्र हो। क्या हो? लोकतंत्र हो। और जो उदारवादी थे, हल्का परिवर्तन चाहते थे, ये चाहते थे कि राजतंत्र हो लेकिन राजा निरंकुश नहीं हो, राजा निरंकुश नहीं हो, कि अपने मन का जो करते हैं वो नहीं हो। राजतंत्र हो लेकिन कुछ नियम हो, कुछ संवैधानिक कानून हो, है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो चाहेंगे, राजतंत्र तो चाहेंगे लेकिन संवैधानिक राजतंत्र चाहेंगे। राजा जो है निरंकुश है तो चाहेंगे कि राजा निरंकुश न रहे, राजा निरंकुश न रहे, ठीक है, राजा निरंकुश न रहे। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा, आमूल परिवर्तन जो थे ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चाहते थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चाहते थे यानी कि वोट के द्वारा जो है किसी राजा का चुनाव किया जाए, वोट के द्वारा जो है किसी राजा की चुनाव किया जाए। लेकिन उदारवादी जो थे ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न हो, राजतंत्र ही रहे लेकिन राजा निरंकुश न हो, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि सर्वहारा में मजदूर आएंगे, श्रमिक आएंगे, गरीब आएंगे। समाज के जो लोग थे वह 3 प्रकार के थे, या तो पुराने सोच रखने वाले, ये हो गए। दूसरे कि हल्का थोड़ा सा बदलाव चाहते थे जो कि उदारवादी थे, और जो कंप्लीट परिवर्तन चाहते थे, कंप्लीट ही चेंजिंग चाहते थे, तो फिर जो है रेडिकल्स हो जाएंगे। समाजवाद में क्या होता है कि उत्पादन के जो भी उत्पादन होती है तो उस पर जो है समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है कि नहीं? किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो करके समाज के सभी व्यक्तियों के हाथ में हो, यानी डेट मीन्स सरकार, समझ गया ना। और दूसरा पूंजीवाद, जो कि जो भी वस्तुएं उत्पादित हो यानी कि उत्पादन के वितरण एवं साधन पर जो है किसी पूंजीपति वर्ग का अधिकार हो, तो पूंजीवाद है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए जो कि कंप्लीट परिवर्तन चाहते थे उनका सिद्धांत क्या था, और दूसरा तुलना किए कि जो हल्का परिवर्तन चाहते थे उनका सिद्धांत क्या था। जो कंप्लीट परिवर्तन चाहते थे यानी कि जो कि रेडिकल्स लोग थे वो चाहते थे कि सभी धर्म को सभी धर्म को जो है समान दृष्टि से देखा जाए, और जो उदारवादी लोग थे ये भी चाहते थे कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। अगर हम लोग बात करें इसकी, जो रेडिकल्स लोग थे वो चाहते थे कि नहीं,
राजतंत्र नहीं हो, लोकतंत्र हो। क्या हो? लोकतंत्र हो। लेकिन उदारवादी चाहते थे कि नहीं, राजतंत्र ही रहे, भले राजा ही रहे लेकिन राजा निरंकुश ना रहे, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र हो। और तीसरा जब हम लोग देखेंगे तो ये जो रेडिकल्स लोग थे ये चाहते थे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो, यानी कि वोट के द्वारा जो है किसी शासक का चुनाव हो, जबकि उदारवादी चाहते थे कि नहीं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं हो। तो ये हम लोग देखे आज के क्लास में। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे रहा। आपको हम बताते हैं कि आपको कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इतना हम आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी में जो आपको प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, वो सभी के सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो डेली सुबह में आप लोगों को याद रखना है एनसीईआरटी 10th क्लास के लिए। यदि आप आर्ट्स को मजबूत करना चाहते हैं तो आप डेली सुबह में जो है 6 बजे जुड़ जाइए और जुड़ करके हमारे साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। बाकी जो है इस क्लास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जो है हम तक जरूर शेयर कीजिए। सभी के कमेंट्स को यहाँ पर देखा जाता है। आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और डेली सुबह में जो है 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर जो है कल के अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।